1 सितंबर 2020 सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण के ऊपर जस्टिस अमित मिश्रा की कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत ₹1 का जुर्माना लगाया है। जस्टिस अमित मिश्रा के बारे में अगस्त के पूरे महीने भर से अज्ञात मूल का एक दस्तावेज राजधानी दिल्ली में जगह जगह घूम रहा है। 8 अदालती मामलों को सूचीबद्ध करने वाले दो पेज के ये दस्तावेज कथित तौर पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जजों और वरिष्ठ वकीलों के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। इस दस्तावेज की एक कॉपी हमारे पास भी है और इसमें देश की सुप्रीम कोर्ट में उठाए गए 8 मामले सूचीबद्ध हैं और इनमें से हर एक मामले में नरेंद्र मोदी का परम प्रिय अडानी ग्रुप शामिल है। कागजात दिखा इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि अदालत में इन दिनों अवमानना का खेल चल रहा है। खेल बंद होगा तो सारे कागजात इंटरनेट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। खबर का एक हिस्सा तो ये है और दूसरा हिस्सा ये है कि इन 8 मामलों में से हर एक जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुना है। सुप्रीम कोर्ट इनमें से 6 मामलों में अडानी ग्रुप के पक्ष में फैसला सुना चुका है, जिससे भारत के दूसरे सबसे अमीर आदमी की अगुवाई वाले कॉर्पोरेट ग्रुप को हजारों करोड़ रुपए का फायदा पहुंचा है। कभी आपने कहीं ऐसा देखा है कि एक ही कोर्ट में एक ही जज के सामने आप एक दो नहीं बल्कि 6 मुकदमे करें और सभी मुकदमों में आपको मन माफिक फैसला मिल जाए? इस मामले की करीब से जानकारी रखने वाले 2 लोगों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट उस मामले की सुनवाई कर रहा है, बाकी के 2 मामलों की सुनवाई कर रहा है और जल्द ही फैसला आने की उम्मीद की जा रही है। इन दोनों ने हमसे इस शर्त पर बात की है कि उनका नाम नहीं बताया जाएगा। इसमें से 8वें मामले को जुलाई में जस्टिस मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने लिस्ट किया गया था। आपको एक बार फिर से बता दें कि ये सारे के सारे मामले अडानी ग्रुप के हैं और सारे के सारे हैरत अंगेज तरीके से जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा की बेंच पर लिस्टेड हुए हैं। इस मामले में को हम तक पहुंचाने वाले 2 लोगों में से एक ने कहा कि सुनवाई चल रही है और ये साफ नहीं है कि जस्टिस मिश्रा के रिटायर होने से पहले बेंच कोई फैसला सुना पाएगी या नहीं। जस्टिस मिश्रा कल यानी 2 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो रहे हैं। पिछले साल यानी 2019 के अगस्त में सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने अडानी ग्रुप की कंपनियों से जुड़े कुछ मामलों में प्रक्रियागत अनियमितता का आरोप लगाते हुए भारत के तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई को पत्र लिखा था। अदालत के जजों को भेजे गए और अब सार्वजनिक डोमेन में आ चुके उस पत्र में दवे ने विशेष रूप से उन 2 मामलों पर ध्यान आकर्षित किया था जिसके बारे में उनका आरोप था कि उस वर्ष उन मामलों को गर्मी की छुट्टी के दौरान सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने अनुचित रूप से लिस्ट किया था। जिस लिस्टिंग को लेकर उन्होंने आरोप लगाया था कि वो स्थापित कार्यप्रणाली और प्रक्रिया के मुताबिक बेहद अनुचित है, उसके नतीजे के रूप में अडानी ग्रुप की कंपनियों को हजारों करोड़ रुपए का फायदा पहुंचा है। दवे ने आरोप लगाया कि दोनों मामलों को जल्दी और अनुचित तरीके से सूचीबद्ध किया गया, उनकी सुनवाई की गई और फैसले दिए गए। उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट की खुद की स्थापित प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए इन मामलों का फैसला जस्टिस मिश्रा की अध्यक्षता वाली अदालत की छुट्टी वाली बेंच ने किया। सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने अपनी उस चिट्ठी में 2 दूसरे मामलों की ओर भी इशारा किया जिसमें अडानी ग्रुप शामिल था, जहां जजों के नेतृत्व में बेंचों ने उनके पक्ष में फैसले दिए थे। 2 सितंबर को रिटायर होने वाले जस्टिस मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच के उस अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड से जुड़े मामले में जल्द ही अपना फैसला सुनाने की उम्मीद है, जिसके पास राजस्थान में 1320 मेगावाट क्षमता का थर्मल पावर प्लांट है। इस मामले में बहस पूरी हो चुकी थी और फैसले को 29 जुलाई के लिए सुरक्षित रख लिया गया था। जिस मामले में फैसला दिए जाने की उम्मीद है वो 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिजली के लिए क्षतिपूरक टैरिफ पर कानूनी विवाद से जुड़ा हुआ मामला है और इसमें दावा किया गया था कि अडानी ग्रुप की कंपनी का राजस्थान में जयपुर और जोधपुर शहरों में स्थित राज्य सरकार के स्वामित्व वाली बिजली वितरण संस्थाओं के एक ग्रुप द्वारा बकाया चुकाया जाना है। ये विशेष कानूनी लड़ाई का एक लंबा और जटिल इतिहास है जो सालों साल तक चलता रहता है और आने वाले वक्त में इसका फैसला होने की उम्मीद है। इस समय सुप्रीम कोर्ट में उम्र के लिहाज से मोस्ट सीनियर रहे जस्टिस अमित मिश्रा शायद ही कभी विवादों में नहीं रहे हों।
विवाद और उनका लगभग चोली दामन का साथ है और मिश्रा जी खुले मंच से नरेंद्र मोदी की बड़ाई भी कर चुके हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने उनके खिलाफ इसी साल प्रस्ताव भी पारित किया था। जस्टिस अमित मिश्रा ने अक्टूबर 1999 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस के तौर पर अपना करियर शुरू किया था और जुलाई 2014 में वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बने थे। उनके सुप्रीम कोर्ट के आने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार सत्ता में आई थी। कुछ लोगों ने तब जस्टिस अमित मिश्रा के बारे में कहा था कि वे सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के मूल संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरह के विचार रखते हैं। जस्टिस मिश्रा के बारे में बताया जाता है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अगुवाई में कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के शासन के दौरान मई 2014 से पहले 3 बार सुप्रीम कोर्ट में उनके पदोन्नयन को खारिज कर दिया गया था। उनके बारे में यह धारणा इसलिए बनी थी क्योंकि बीजेपी और संघियों के साथ जस्टिस मिश्रा की कथित निकटता कम से कम 2 बार जग जाहिर हुई है। दिसंबर 2016 में उन्होंने ग्वालियर और नई दिल्ली में अपने भतीजे की शादी समारोहों का आयोजन किया था, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया था। इन नेताओं में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान भी थे, जो ग्वालियर के शादी समारोह में शामिल हुए थे। नई दिल्ली में आयोजित शादी के स्वागत समारोह में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के अलावा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अरुण जेटली भी शामिल हुए थे। फरवरी 2020 में जस्टिस मिश्रा ने तो सारी हदें पार करते हुए एक अंतरराष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन में नरेंद्र मोदी की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करते हुए उन्हें बहुमुखी प्रतिभा वाले व्यक्ति और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित दूरदर्शी शख्स करार दिया था। अपने लंबे करियर के दौरान जस्टिस अमित मिश्रा ने 1 लाख से ज्यादा मामलों पर फैसले दिए हैं। इनमें कई फैसले राजनीतिक रूप से संवेदनशील और हाई प्रोफाइल फैसले भी माने जाते हैं। जस्टिस मिश्रा भी दो जजों की उस बेंच का एक हिस्सा थे जो कि जस्टिस लोया से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए शुरू में गठित की गई थी। आपको याद होगा कि जस्टिस ब्रिज गोपाल हरिकिशन लोया की मौत के आसपास की असामान्य परिस्थितियों पर सन 2017 में मीडिया में सनसनीखेज खुलासे ने उस वक्त देश में काफी हंगामा मचा रखा था। अपनी मौत के वक्त जज लोया एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रहे थे जो गुजरात पुलिस द्वारा सोहराबुद्दीन शेख नामक एक कथित जबरन वसूली करने वाले शख्स और उनके एक ज्ञात सहयोगी हत्या के साथ साथ उसकी पत्नी कौसर बी के बलात्कार और हत्या से जुड़ा हुआ था। गुजरात पुलिस के खिलाफ इस मामले में मौजूदा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के फंसने की भी संभावना थी, जो कथित हत्याओं के समय गुजरात के गृह मंत्री थे। जज लोया की कथित तौर पर दिल का दौरा पड़ने से नागपुर के एक होटल में मौत हो गई थी, जबकि अपनी मौत के कुछ दिनों बाद ही उन्होंने शाह को उस मामले में चल रही कार्रवाई में उनके सामने हाजिर होने के लिए समन जारी किया था। आपको बता दें कि इसी चैनल पर जज लोया से संबंधित भारत का सबसे बड़ा आर्काइव हिंदी में अपलोडेड है। कोई भी उस वक्त की सारी खबरें और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्टों में हुई सारी सुनवाइयां इसी चैनल के आर्काइव में जाकर चेक कर सकता है। जज लोया की मौत की जांच की मांग करने वाली 2 अलग अलग याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंची थीं। इन दोनों याचिकाओं को एक साथ जनवरी 2018 में जस्टिस मिश्रा और जस्टिस मोहन शांतनगौदर की बेंच के सामने रखा गया था। ये लिस्ट उन दूसरी लिस्टों में से एक थी जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में एक ऐसा अभूतपूर्व मामला जुड़ा जो पहले कभी नहीं हुआ था। दरअसल जस्टिस दीपक मिश्रा जो तत्कालीन सीजेआई थे, वो जरूरी मुकदमे एक के बाद एक जस्टिस अमित मिश्रा की बेंच को दिए जा रहे थे। इसके विरोध में तब के सीजेआई जस्टिस दीपक मिश्रा के बाद के 4 सबसे सीनियर जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया को एक लेटर भी लिखा। उन 4 जजों ने जस्टिस अमित मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट के मानदंडों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए सौंपे गए कई मामलों पर ध्यान आकर्षित किया था और साथ ही उन्हें जिस तरह से सीजीआई की तरफ से मामले अलॉट किए गए थे और मास्टर ऑफ रोस्टर के रूप में बेंचों का गठन किया था, उसे लेकर अपनी कई चिंताओं को उठाया था। उन 4 जजों में से एक रंजन गोगोई, जो बाद में खुद भी सीजीआई बने, उन्होंने पत्रकारों के सामने माना था कि जज लोया मामले की लिस्टिंग उन वजहों में से एक थी
जिसके चलते उस गैर मामूली कदम को उठाने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ दिनों बाद जज लोया मामले को फिर से एक अलग बेंच को सौंप दिया गया। अब आते हैं 2015 में, चलते हैं 2015 में वो भारत के तत्कालीन सीजेआई एचएल दत्तू के साथ भी उस बेंच में थे जिसने भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी संजीव भट्ट की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें 2002 में मुसलमानों के खिलाफ हुए गुजरात दंगों की जांच को फिर से खोले जाने के लिए अदालत से निर्देश की मांग की गई थी। उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी थे। पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट ने उस याचिका में दावा किया था कि पुलिस के शीर्ष अधिकारियों की इस बैठक में वे खुद मौजूद थे, जहां मोदी ने उस बैठक में मौजूद अफसरों को कथित रूप से दूसरी तरह से निपटने के निर्देश दिए थे, जबकि 3 दिन तक दंगे और आगजनी होती रही थी। भट्ट की याचिका को खारिज करते हुए बेंच ने कहा था कि याचिकाकर्ता ने साफ इरादों के साथ अदालत से संपर्क नहीं किया है और उनकी याचिका प्रतिद्वंदी राजनीतिक दलों को फायदा पहुंचाने को लेकर प्रेरित है। जस्टिस मिश्रा ने सन 2017 में उस 2 सदस्यीय बेंच का भी नेतृत्व किया था जिसने सहारा बिरला पत्रों की जांच की याचिका को खारिज कर दिया था। उस मामले में सीबीआई ने छापा मारकर आदित्य बिरला ग्रुप के ऑफिसों से ढेरों दस्तावेज बरामद किए थे। इन दस्तावेजों से पता चला था कि कैसे बड़े बड़े अधिकारियों और नेताओं को अलग अलग वक्त पर पैसों का भुगतान किया गया था। बेहद सनसनीखेज तरीके से ये बात भी सामने आई थी कि सहारा की बिरला से अवैध वसूली करने वाले इन नेताओं में नरेंद्र मोदी भी शामिल थे, जिन्होंने बिरला ग्रुप के एक वरिष्ठ कार्यकारी कर्मचारी के कंप्यूटर से जब्त किए गए दस्तावेज की एक प्रविष्टि में कथित रूप से 25 करोड़ रुपए का भुगतान तब प्राप्त किया था जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। सुप्रीम कोर्ट ने इन दस्तावेजों को पहली ही नजर में हल्के दस्तावेज के तौर पर दिखाते हुए खारिज कर दिया था और इस मामले की जांच का आदेश देने से इनकार कर दिया था। जस्टिस अमित मिश्रा उस बेंच में भी थे जिसने मेडिकल कॉलेज रिश्वत घोटाले से जुड़े मामले पर फैसला दिया था। इस मामले में आरोप था कि मेडिकल कॉलेज चलाने वाले प्रसाद एजुकेशनल ट्रस्ट ने मेडिकल सिलेबस के सिलसिले में अपने लाइसेंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे एक मामले में मन मुताबिक फैसला पाने के लिए कुछ अधिकारियों को रिश्वत दी थी। सीबीआई ने उड़ीसा हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज के घर से 2 करोड़ रुपए नकद बरामद किए थे, जिन्हें मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों और दूसरे बिचौलियों के साथ गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई की जांच में इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक तत्कालीन जज को भी फांसने की कोशिश की गई थी और उनके घरों पर भी छापे मारे गए थे। सीबीआई ने इस मामले में एक एफआईआर करके आरोप लगाया था कि इन लोगों ने भुवनेश्वर स्थित किसी एक ऐसे शख्स को बड़ी मात्रा में नकदी सौंपने की साजिश की थी जिसने अदालत के उन अधिकारियों के साथ नजदीकी का दावा किया था और जिसने मेडिकल कॉलेज चलाने वाले उस ट्रस्ट के पक्ष में अदालत के फैसले को प्रभावित करने की अपनी क्षमता का उन्हें भरोसा दिया था। ये मामला इसलिए भी जोर शोर से उठा था क्योंकि इसके कुछ भागीदारों में से भारत के तत्कालीन सीजेआई जस्टिस दीपक मिश्रा के बीच भी संबंध सामने आए थे। जस्टिस दीपक मिश्रा उस बेंच के अध्यक्ष थे जो उस मेडिकल कॉलेज के लाइसेंस से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही थी। सीबीआई की एफआईआर के मद्देनजर इन आरोपों की अदालती निगरानी और जांच के लिए एसआईटी बनाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने इस बात की गंभीर रूप से मांग की थी कि उनके अनुरोध को तत्कालीन सीजेआई यानी जस्टिस दीपक मिश्रा को छोड़कर अदालत के 5 मोस्ट सीनियर जजों की संविधान बेंच में सुना जाए। इसके बाद जस्टिस दीपक मिश्रा ने खुद को उस सुनवाई से हटा लिया था। इन याचिकाओं को मूल रूप से 2 जजों की बेंच द्वारा प्रवेश की आज्ञा पर तुरंत सुने जाने के आधार पर रखा गया था। हालांकि इसमें से एक अभूतपूर्व मोड़ तब आया जब सीजेआई मिश्रा ने पहली वाली बेंच को रद्द कर दिया और इसे अपनी खुद की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने भेज दिया। उस बेंच के समक्ष सुनवाई ने एक अजीब स्थिति पैदा कर दी क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने सीजेआई को खुद को इससे अलग करने का अनुरोध किया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि एफआईआर में उन्हीं की बेंच के खिलाफ आरोप थे। सीजेआई दीपक मिश्रा ने याचिकाकर्ताओं को अदालत की अवमानना की धमकी दी और मामले से जुड़ी उन सभी प्रस्तुतियों पर विचार किया था। इसका नतीजा भी उल्टा निकला था। हालांकि आखिरकार ये याचिकाएं उन 3 जजों वाली बेंच के सामने लिस्ट की गई थीं, जिनमें जस्टिस अमित मिश्रा खुद भी शामिल थे। 2017 के नवंबर और दिसंबर में इस बेंच ने उन दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिनमें से एक पर न्यायिक खरीदारी यानी फोरम शॉपिंग
और दूसरे में देश की सुप्रीम न्यायिक प्रणाली पर लांछन लगाने का आरोप लगाया गया था।